हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन E = -dV/dr होता है। दोनों रिलेशन हमने बताया था, एक इंटीग्रल भी बताया था और दूसरा डिफरेंशियल भी बताया था। और हमने ये आपको समझाया था कि इंटीग्रल रिलेशन और डिफरेंशियल रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। आज की क्लास में भी न्यूमेरिकल डिस्कशन ही है, लेकिन आज की क्लास में टोटली न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट जो सीखना था प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके थे। न्यूमेरिकल डिस्कशन में फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने हम रख रहे हैं। चूंकि प्रीवियस लेक्चर में लास्ट टॉपिक था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, याद होगा आप लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो सबसे पहला एग्जांपल हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर शोन इन फिगर। ये सब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फिगर में दिखलाए गए हैं। डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिटरमिन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर वैल्यू है या वेक्टर? वेक्टर है। और निश्चित रूप से कोई वेक्टर का वैल्यू जानने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी हमें जानना होता है और डायरेक्शन भी जानना होता है। सबसे पहली बात, इस डायग्राम पर आप अगर केयर करें तो ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हाइयर होता जा रहा है। तो ये हाइयर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में ये रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सेकेंड कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकेंड कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रीवियस क्लास में हमें बता रहा था तो मैंने कहा था कि टेंजेंशियल टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ET याद है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, इस तरीके से मैंने समझाया था। यहां पर अगर कोई चार्ज है तो ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमने कहा था कि अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल कंपोनेंट -dV/ds 0 होता है और केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर। ये रिमाइंड हो गया। अब आगे बढ़ें। ये तो रफ वर्क था, इसको मिटा रहे हैं। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग सोचें तो ये जितना भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से देखें, हाइयर टू लोअर इधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि इससे 90 डिग्री पर होना है तो ये सभी लाइन पैरेलल है, तो एक से 90 डिग्री पर होगा तो सभी से 90 डिग्री पर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ से 90 डिग्री पर, तो आप इस तरीके से देखें, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे लाइन हो जाएगा, तो इससे 90 डिग्री लाइन ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री लाइन ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री लाइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री लाइन ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जितना भी लाइंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिया है? 90 डिग्री पर लिया है। सभी से कितने डिग्री पर है?
90 डिग्री पर है और सभी से 90 डिग्री पर भी है और हायर टू लोअर भी है। 5 से यहाँ से आप देखिए ये 20 से 10 की ओर, 30 से 20 की ओर, 40 से 30 की ओर, 50 से 40 की ओर। ये हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड मैटर। अब देखिए ये 30 डिग्री है तो ये हर जगह 30 डिग्री ही होता जाएगा। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा या 150 डिग्री? ये टोटल 180 डिग्री होगा ना, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 150 डिग्री। चलिए ये जो 150 डिग्री आपने लिखा है, यहाँ पर गलती क्या हुआ है? फिर से डेटा देखिए तो जरा बैक होकर। अभी जो हमने समझाया था कि 30 डिग्री यहाँ है, बट हकीकत क्या है? 30 डिग्री यहाँ से है। अगर 30 डिग्री यहाँ से दिया हुआ रहता तो ये डिसीजन हमारा सही था, लेकिन 30 डिग्री कहाँ से दिया हुआ है? यहाँ से। ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये सब पैरेलल लाइन है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा? 150 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री। अब देखिए फाइनल डिसीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला वो है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर होगा? 120 डिग्री पर। तो एक तो हमारा आंसर ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो डेल्टा V क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, और डेल्टा V पोटेंशियल हो गया और डेल्टा R डिस्टेंस हो गया। हमने आपको समझाया था कि जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी लाइन पर अगर डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन होता है, और माइनस साइन का कारण ये होता है कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर होता है। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन देने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि माइनस हमने क्यों नहीं साइन दिया? क्योंकि माइनस साइन का इंडिकेशन होता है कि लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर हायर टू लोअर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो स्टेटमेंट पे मैंने पहले ही यूज कर लिया जिसके वजह से हमने डायरेक्शन दिखलाया। तो सिर्फ अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आप क्या लिखेंगे? तो आप देखिए यहाँ से यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 50 - 40 10 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ लेंगे तो 50 - 30 20 हो जाएगा, आपकी मर्जी। ये इस तरीके से डेटा का सेटअप है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे तो डिस्टेंस ये लेंगे, अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस लेंगे तो डिस्टेंस फिर ये लेंगे। अब इसमें से डिसीजन लेना आपकी मर्जी है, अगर इन दोनों के बीच भी लेंगे तो डिस्टेंस ये लेंगे। प्रत्येक का डिफरेंस देखिए कितना है? 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर डेल्टा V का वैल्यू 10 वोल्ट हमने लिख दिया। अब डिस्टेंस क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये देखिए तो 5 10 15 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप चाहें तो एक ट्रायंगल फिर से यहाँ पर बना लें। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका यहां से यहां तक 15 और ये 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर देखें कि ये जो ट्रायंगल हम आपको दिखला रहे हैं ये एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये एंगल आप ले लेंगे 60 डिग्री। तो अब देखिए तो डिस्टेंस हमको क्या चाहिए? ये था 50 वोल्ट का लाइन, और ये लाइन कितने वोल्ट का है? 40 वोल्ट का। तो 50 और 40 वोल्ट के बीच का ये डिस्टेंस डेल्टा R हम ले रहे हैं।
तो ये डेल्टा आर आप दिखाएंगे कैसे? तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 5 cos 60 डिग्री। है पॉसिबल ऐसा? आप सोच लीजिए अच्छे से। चलिए, तो आप लोग डिसाइडेड हो गए। 5 cos 60 डिग्री, 5 इंटू 1/2, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 25 वोल्ट पर सीएम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें ये रिजल्ट का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 25 वोल्ट पर सीएम हो गया। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का आंसर हो गया। ये आंसर मैग्नीट्यूड का हो गया और ये जो आंसर था ये डायरेक्शन का। न्यूमेरिकल नंबर 2, a ring is uniformly charged with positive charge q if a small letter a is the radius of the ring, then using E equal to minus dV by dr, find electric field at axial distance of the ring. रिंग के एक्सियल डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हालांकि ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके थे, बट E इक्वल टू माइनस dV बाई dr के मेथड से यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। अब देखिए, यहाँ पर रिंग के एक्सियल डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला ये आप जान रहे हैं, ये हमने प्रूव भी किया है। तो अगर ये रिंग का रेडियस a है और एक्सियल डिस्टेंस x है तो v इक्वल टू k नॉट q अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें a कांस्टेंट वैल्यू है और x हमारा क्या है? वेरिएबल वैल्यू है। तो आप देखिए x का चेंज जैसे जैसे इधर चलेंगे x चेंज करेगा, तो x के चेंज करने से पोटेंशियल चेंज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर x चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे? E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। अब हमें करना क्या है? हमें पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। और एज आई थिंक कि क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। चलिए, आधे से 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए रिजल्ट क्या रहा है। चलिए, जिन लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा कर चुके होंगे, अब चेक कर लीजिए। तो आप लोग का जो डिफरेंशिएशन है और हमने जो बोर्ड पर किया है, सारे लोगों का एक ही है या अलग अलग है? क्या किया है हमने? k नॉट q कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। चेंज करने वाला वैल्यू कौन है? वेरिएबल हमारा ये टर्म है, x बदलने से टोटल टर्म चेंज होगा। तो dy dx, नीचे में स्क्वायर रूट है मतलब प्लस 1/2, तो ऊपर जाएगा तब -1/2, -1/2 को बाहर कर लिया। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, -1/2 -1, 0 प्लस 2x। अब यहाँ से k नॉट q बाई 2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2, 2x। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसल आउट। तो k नॉट q x, a स्क्वायर x स्क्वायर 3/2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। और आप लोग कॉलेज से जानते भी थे, लेकिन वहां पर मेथड प्रूफ करने का दूसरा था, यहाँ पर प्रूफ करने का मेथड दूसरा है। न्यूमेरिकल नंबर 3, a charge q is uniformly distributed inside the volume of a sphere of radius r. Find the electric potential outside as a function of r. अब यहाँ पर देखो कि ये आपका r रेडियस का स्फीयर हो गया, इस पर टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। इनसाइड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है। और पोटेंशियल जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड पॉइंट है, r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देखिए, गॉस लॉ में आप लोग स्टडी किए थे कि आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला k नॉट q बाई
आर स्क्वायर होता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए ये स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे टोटल चार्ज इसके सेंटर पर हो और ये पॉइंट चार्ज हो जाता है। तो ये फार्मूला के नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमारा ड्यूटी क्या रह गया, E इक्वल टू के नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक फार्मूला हम लोग अभी जो पढ़ चुके हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो निश्चित रूप से पोटेंशियल का वैल्यू ऑब्टेन होगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लेंगे ये आपको सोचना है, और ये सोचने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रल वैल्यू क्या आता है फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए 1.5 मिनट का टाइम आप लोग को दिया गया है। 1.5 मिनट के बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे, आप लोग पहले खोल लीजिए। चलिए, आप लोगों ने जो अभी तक सोचा है अपने अपने कॉपी में आप लोगों ने कर लिया है। एक बार अब मेरे साथ देख लीजिए तो कि आप लोग सब वही सोचे हैं या कुछ डिफरेंट है। हमने क्या सोचा, एक पॉइंट इन्फिनाइट दिया है, इन्फिनाइट पर पोटेंशियल 0 होता है, और दूसरा पॉइंट P जहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और इन्फिनाइट डिस्टेंस कहाँ है इधर हमें पता नहीं है। वेरी लार्ज डिस्टेंस इन्फिनाइट का मतलब होता है। तो चलिए, V इन्फिनाइट टू Vp ये पोटेंशियल का लिमिट है, और जहां पर Vp ले रहे हैं P पॉइंट पर, तो उसके लिए यहाँ से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल लेटर r, तो स्मॉल लेटर r रखा हमने। और V इन्फिनाइट जो हमने लिखा है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, तो ये r का लिमिट इन्फिनाइट हो गया। मैंने कहा था कि जब माइनस साइन लिखते हैं तो लिमिट इसके अकॉर्डिंग चलता है, इसका लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका लोअर लिमिट, इसके लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका लोअर लिमिट। अब देखिए, जो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन v जब हो जाएगा तो लिमिट पुट करेंगे तो vp माइनस v इन्फिनाइट, आप लोग यही किए हैं ना, vp माइनस v इन्फिनाइट, और e के बदले में k नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो dr, तो माइनस k नॉट क्यू r का पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनाइट टू r। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r इन्फिनाइट टू r, तो k नॉट क्यू 1/r माइनस 1/, तो 1/∞ का वैल्यू 0 हो गया, k नॉट क्यू बाई r, तो Vp माइनस 0 इक्वल टू k नॉट क्यू बाई r, तो Vp इक्वल टू q बाई 4πε0r। ये पोटेंशियल का फार्मूला ये ऐसे लग रहा है कि जैसे टोटल चार्ज स्फीयर के सेंटर पर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही पढ़े थे कि एक्सटर्नल पोजीशन के लिए स्फीयर को हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसका टोटल चार्ज उसके सेंटर पर है, तो पोटेंशियल के लिए भी हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल चार्ज उसके सेंटर पर है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 4, अभी जो 3 नंबर आपने सॉल्व किया था जस्ट उसी का ये दूसरा केस है। उसमें एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना था और इसमें इंटरनल पॉइंट पर। अ चार्ज Q is uniformly distributed inside the volume of a sphere of radius r. Find the electric potential, यहाँ पर आउटसाइड की जगह पर कर दीजिए इनसाइड, इनसाइड एज ए फंक्शन ऑफ r, यहाँ पर स्मॉल लेटर r लेस देन कैपिटल लेटर r। अब देखिए, ये स्मॉल लेटर r है और ये क्या है, कैपिटल लेटर r है। ये इससे स्मॉलर लिया है, यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे जैसे पिछले में हमने किया था, बट इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है, याद है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज कर रहे हैं। तो पीछे जो हमने यूज किया था वह स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से पोटेंशियल निकाला था। यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं इक्वल टू k नॉट क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल लेटर r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला माइनस dv बाई डी आर ये हो गया। अब इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अब देखिए पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है और एक पॉइंट यहाँ से वेरी लार्ज डिस्टेंस पर लेना है इन्फिनाइट पर, तो वेरी लार्ज डिस्टेंस इन्फिनाइट पर लेंगे तो एक लिमिट इन्फिनाइट हो गया और दूसरा r। इन्फिनाइट के कॉरस्पॉन्डिंग v इन्फिनाइट लिखेंगे, r के कॉरस्पॉन्डिंग vp लिखेंगे, क्योंकि r डिस्टेंस पर हमने p पॉइंट
लेकिन प्रीवियस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या आएगा ये आपको समझना है। जब यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग हो जाता है और आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग होता है। इसलिए इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। यहाँ से अब आप लिखेंगे Vp माइनस वी इन्फिनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनसाइड। ई इनसाइड का मतलब हुआ इनसाइड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे, और इनसाइड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनाइट से आर में एक टर्म ये है आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जहाँ पर लिमिट को ब्रेक करना होगा, और हम लोग ये लिखेंगे इन्फिनाइट टू कैपिटल आर माइनस डी आर, फिर आप क्या लिखेंगे माइनस ई आउटसाइड डी आर टू स्मॉल लेटर आर। अब थोड़ा सा आप सोच लीजिए। चलिए इसमें देखिए तो कुछ करेक्शन आप लोग को लग रहा है, कुछ बातें गलत लिखा पाया है। हम लोग क्या समझा रहे थे, इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड जो हमारा होगा कैपिटल आर से स्मॉल लेटर आर की ओर होगा, ये होगा इनसाइड, और इन्फिनाइट टू आर तक में क्या होगा आउटसाइड। इसलिए ये जो बातें यहाँ दिखाया है इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ आउटसाइड हो जाएगा और यहाँ पर इनसाइड होगा। फिर से आप सोच लीजिए कैपिटल आर से स्मॉल लेटर आर, कैपिटल लेटर आर से स्मॉल लेटर आर, ये क्या हो गया इनसाइड पोजीशन, और इन्फिनाइट से यहीं पर जब रुक जाएंगे तो ये हो गया आउटसाइड का पोजीशन। अब इनसाइड और आउटसाइड का फार्मूला आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर आउटसाइड का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा के नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इन्फिनाइट टू आर माइनस इनसाइड वाला यहाँ फार्मूला लगाएंगे के नॉट क्यू बाई आर क्यू आर डी आर टू आर। यहाँ पर वी पी इक्वल टू माइनस के नॉट क्यू, आर का वैल्यू -2 +1 -2 +1 इन्फिनाइट टू आर। फिर इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस ही ले लीजिए आप, के नॉट क्यू बाई आर क्यू आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर से स्मॉल लेटर। फाइनल इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसके बाद बताइए रिजल्ट क्या है। चलिए आप लोगों ने जो अभी तक कैलकुलेशन किया है एक बार आप मेरे साथ साथ चेक कर लीजिए। भी इन्फिनाइट पर पोटेंशियल 0 लेते हैं तो ये तो वी पी यहाँ से रख गया, तो वी पी का वैल्यू माइनस के नॉट क्यू, और ये वैल्यू जो हमने लिखा था ये इसका इंटीग्रल वैल्यू है, और फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसका इंटीग्रल वैल्यू ये है। इसके आगे के नॉट क्यू -1 और माइनस 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 प्लस के नॉट क्यू 1 बाई आर इन्फिनाइट टू आर माइनस के नॉट क्यू बाई 2 आर क्यू आर स्क्वायर, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। ये वीपी का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से आप देखिए कि वीपी का ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें फिर से लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए वीपी का वैल्यू के नॉट क्यू बाई आर, ये वैल्यू आ गया, चूंकि इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसका ब्रैकेट ब्रेक कीजिए, ये आएगा, ये ब्रैकेट ब्रेक कीजिए, माइनस माइनस प्लस ये आएगा, देखिए तो समझ में आ जाए आप लोग को। इसके बाद वीपी का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू एक साथ ऐड कर दीजिए, ये यहाँ पर हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर नीचे भी मल्टीप्लाई किया, आर क्यू हो गया। ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए कि यहाँ आर क्यू था तो यहाँ भी आर क्यू हो गया। अब कॉमन लेने में हमको आसानी हो गया, के नॉट क्यू बाई 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला आया है
इससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट आप देखिए, जो कि न्यूमेरिकल में पूछा नहीं गया है बट ऑब्जेक्टिव में अक्सर हाँ यूज होता है। तो पॉइंट फर्स्ट, एट द सेंटर क्या लिखेंगे? एट द सेंटर की आप बात करेंगे तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू, ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, 3/2 k0 qi r हो गया। एट द सेंटर की बात किया हमने, और ऑन द सरफेस की बात अगर करेंगे तब सरफेस के लिए स्मॉल लेटर r इक्वल टू कैपिटल लेटर r। ये कैपिटल लेटर r रखेंगे तो Vp इक्वल टू k0 qi 2r³ 3r² माइनस r²। देखिए तो रिजल्ट क्या आ गया, k0 qi, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 नहीं रहेगा, k0 qi r आ जाएगा। तो एट द सरफेस वैल्यू ये होगा और एट द सेंटर वैल्यू ये होगा। देखिए ये मैंने VBI क्यों लिखा है, पहले का रिजल्ट VBI नहीं था ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये इसलिए VBI है कि ये जितना कैलकुलेशन है एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से इतने टाइम आपके पास नहीं होते हैं कि आप शुरू से कैलकुलेट करेंगे। वैसे स्थिति में ये स्टूडेंट को याद ही रहना चाहिए, और अगर ये याद है तो इसी के आधार पर ये कभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उसमें से ज़्यादातर आप पूछें तो 30% स्टूडेंट के दिमाग में ये फार्मूला चलते रहता है, 70% भूले हुए रहते हैं। मैंने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की बात किया है, इसलिए ये रिजल्ट को याद रखना काफ़ी बड़ा चैलेंज भी होता है। न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा एज शोन इन फिगर। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, इसके चलते A और B पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये A पॉइंट का इनिशियल डिस्टेंस, A पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से R1 दिया हुआ और B का R2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट हमारा होगा क्या? इसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अगर लिखते हैं तो माइनस EDR। अब EDR लिखने वक्त हमने कहा था कि इसका लिमिट नीचे लिखते हैं और इसका लिमिट ऊपर लिखते हैं, वही काम हमने किया। अब यहाँ सब सोचिए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कभी पढ़ा था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। गॉस लॉ में आपने पढ़ा था, गॉस लॉ में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो ये E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r अगर आप कंसीडर करते हो तो ऐसे केस में E का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, और जब यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर dr चाहिए और यहाँ पर r का सेंस है क्या, r जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज करेगा। मान लो ये r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो ये अगर r है तो यहाँ से इसको पुटअप कर लो, ये r का मैक्सिमम वैल्यू b तक लेना और मिनिमम वैल्यू a तक लेना। अब देखिए तो ये कैलकुलेशन क्या आपको मिल जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r, RB मतलब R2, RA R1, तो RB मतलब R2 और RA का मतलब R1। फाइनल रिजल्ट देखिए तो क्या है, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, dx बाई x का फॉर्मेट है, R2 टू R1। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग
R1 बाई R2। अब यहाँ से VA माइनस VB अगर चाहे माइनस साइन एडजस्ट कर लें तो VB माइनस VA इक्वल टू लैम्डा बाई। अच्छा, इसको आगे लिखने से पहले एक बात और हम लोग सोच रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लॉग में अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 है तब नेगेटिव होगा। तो पहले R1 और R2 में कौन बड़ा है? देखिए तो R1 छोटा है और R2 बड़ा है। तो लॉग में हमेशा ऐसा वैल्यू रखना चाहिए कि लार्जर वैल्यू ऊपर हो, रेशियो का लार्जर वैल्यू ऊपर हो और स्मॉलर वैल्यू नीचे हो। तो मुझे लगता है कि ये लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग इसको यही रहने दें, VA माइनस VB माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर उल्टा करके लिखोगे तब क्या हो जाएगा? एक माइनस बाहर आ जाएगा माइनस लॉग R2 बाई R1। क्यों किया ऐसा हमने? इसलिए कि R2 ग्रेटर देन R1 है, ग्रेटर वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। VA माइनस VB इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1। इस तरह के न्यूमेरिकल में इन जनरल दिया हुआ रहता है लेट R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू 2R। ऐसा जब पुट करेंगे तो VA माइनस VB इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 2R बाई R2। ये हमने बताया कि न्यूमेरिकल को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। R1 R2 का अलग अलग कुछ रेशियो दिया हुआ रहेगा कि R2 R1 से 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ऐसा कुछ। बट यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था R1 और R2 के टर्म्स में, ये आंसर हमारा हो चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर भी है। चलिए, आप लोग काफी मेहनत करके इतने सारे न्यूमेरिकल हमारे साथ साथ सीखे हैं। इसके बदले में कुछ गिफ्ट बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। गिफ्ट बॉक्स मतलब समझ रहे हैं? कीप इन मेमोरी। जब कोई गिफ्ट आपको देता है तो हमेशा मेमोरी में बच जाता है। आपके लिए ये सब गिफ्ट है। देखिए, गिफ्ट का मतलब जितनी बात आप पढ़े हैं उसका फार्मूला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी यूज होता है। इसलिए जितने रिजल्ट को हमने लिखा है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में डायरेक्टली यूज करते हैं। आप इसको फार्मूला लिस्ट भी कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने फार्मूला लिस्ट लिखना पसंद नहीं किया, बल्कि गिफ्ट बॉक्स और कीप इन मेमोरी लिखना पसंद किया। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, देखिए तो ये फार्मूला से सारे लोग वाकिफ हैं, इसका प्रूफ भी हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन VA माइनस VB इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1। आप लोग चाहे तो चेक भी कर ले, कॉपी में सब प्रूफ किया हुआ है। इसका भी प्रूफ हो चुका है। फिर आप देखिए, ड्यू टू सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस R, ये प्रूफ हमने आपको नहीं समझाया, ये प्रूफ हम बाद में बताएंगे। और दूसरी बात क्या, ये सर्कुलर प्लेट का प्रूफ 12th में पूछता नहीं है, 12th के एग्जाम में पूछता नहीं है। कंपटीशन में भी बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होता है तो फार्मूला का होता है। इसलिए इसका फार्मूला जानना ज़्यादा जरूरी है। प्रूफ तो हम बताएंगे ही, बट प्रूफ समझे ना समझे उतनी कोई जरूरी इसके लिए नहीं है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक्सियल डिस्टेंस पर प्लेट के केस में ये होता है। रिंग के केस में हम लोग प्रूफ किए थे, बट प्लेट के केस में हमने प्रूफ नहीं किया। E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सेंटर के लिए क्या करेंगे? सेंटर के लिए x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन रूट। सेकंड नंबर पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए, जो स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हम ये याद ही इतना क्यों करेंगे, आपने तो पहले सबका प्रूफ बताया ही है, हम प्रूफ ही कर लेंगे। आप एक बार खुद से प्रूफ करके देखिए, कोई भी प्रूफ लगे कि 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं तो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रूफ लगे कि आपको प्रूफ करने में ही 4 से 5 मिनट लग जा रहा है, उसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के चलते पोटेंशियल एक्सटर्नल पोजीशन पर ये हम प्रूफ कर चुके हैं, इंटरनल पोजीशन पर ये प्रूफ कर चुके हैं।
और इसी में अलग से सेंटर पर पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल, ये सारा कुछ हमने आपको समझा रखा है। बट फिर से इसको रिवाइज करने का मतलब ये हुआ कि ये सारे फार्मूला एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज होता है। अगर आप प्रूफ समझते हैं और याद नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर आपने किया भी तो टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट द पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर for r less than capital R greater than capital R। greater than capital R एक्सटर्नल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, less than R इंटरनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो पार्ट में हमको सोचना है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। पहले हम इंटरनल के लिए सोचते हैं। इससे पहले गिफ्ट बॉक्स में हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल का फार्मूला K0q/2r3 3r² - r² होता है इंटरनल के लिए। इंटरनल पोजीशन के लिए ये फार्मूला होता है। अब हम कैसे समझेंगे कि ये फार्मूला ये है, इसका ग्राफ क्या होगा। आप देखिए v का पावर 1 है और r का पावर 2 है। हमने इस तरह का प्रॉपर्टी समझाया था, पैराबोला का होता है। मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैराबोला होगा। पैराबोला का वर्टेक्स डिसाइड करना होता है कि वर्टेक्स कहाँ पर होगा। तो वर्टेक्स के डिसीजन के लिए एट r = 0, r का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो r का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ v का वैल्यू ये आ रहा है। इसका मतलब जिस समय r 0 होगा उस समय v का कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर होगा तो दो चांस है, पैराबोला या तो ऐसे होगा और या तो पैराबोला ऐसे होगा। ये हमको डिसीजन दिया है कि जब r 0 रखेंगे तो r 0 रखने पर पोटेंशियल का वैल्यू इतना है। इस वैल्यू को आप चाहें तो v0 कह लें, तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है ये v0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ के बाद हम ग्राफ ऐसे ले जाएंगे या ग्राफ ऐसे ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्मॉल लेटर r बढ़ता जाएगा। स्मॉल लेटर r का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर ये ग्राफ आप एक्सेप्ट करते हैं तो r बढ़ाने से पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, और ये ग्राफ अगर देखें तो इस ग्राफ में क्या है, r बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हमें क्या चाहिए, स्मॉल लेटर r बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीजिंग चाहिए। इसका मतलब ये पोर्शन करेक्ट है और ये पोर्शन हमारा करेक्ट नहीं है। मतलब ग्राफ का ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं। पहले हमने जो गेस किया था कि शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लेने से r बढ़ने से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब दूसरा बात देखिए, ग्राफ ये साइड का हम रखेंगे या नहीं। ये पोजीशन है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस आप किसी भी साइड लीजिए, वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो r जब नेगेटिव नहीं होगा तो ये साइड का ग्राफ दे रख दीजिए। मतलब ये पैराबोला का ये पार्ट इतना होगा, ठीक है। और ये वहां तक होगा जहां तक कि इंटरनल होगा। इंटरनल कहां तक होगा, r = r तक। r = r पर सरफेस पर चला जाएगा, तो सरफेस के बाद ये ग्राफ फिर नहीं होगा, ये ग्राफ होगा सरफेस तक r = R। और यहां से पहले ये जो ग्राफ है, यहां से पहले जो आप देख रहे हो ये r <r हो गया और ये r = r हो गया। अब नेक्स्ट हमको देखना है एक्सटर्नल पोजीशन के लिए। तो इंटरनल पोजीशन के लिए जब हमने समझा दिया तो r greater than r के लिए v = आप क्या लिखते हैं, K0q/r, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस पोजीशन से शुरू होगा जिस पोजीशन से ये एक्सटर्नल होगा। मान लो ये r = कैपिटल लेटर r है, तो यहां से ये एक्सटर्नल शुरू हो गया, ये एक्सटर्नल शुरू हो गया तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये r greater than r के लिए हो गया और ये r less than r के लिए हो गया। लेकिन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो फाइनल ग्राफ हमारा क्या होगा, फाइनल ग्राफ होगा ये r = r पर आप सोचें तो
तो ये ग्राफ जो यहां से चला है ये आपका पैराबोलिक ग्राफ हुआ, लेकिन r इक्वल टू r के बाद ही तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इसके बाद जो ग्राफ का नेचर होगा वह इस तरह का होगा। मतलब इसका पार्ट अगर एनालिसिस करेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर जो स्टूडेंट पढ़े होंगे और याद रखे होंगे वहां भी ये ग्राफ मिला होगा। तो ये पॉइंट को अगर हमने ए नेम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, तो ये पार्ट ए बी पैराबोला हो गया और बीसी पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ये ग्राफ हमारा आंसर हो गया। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के चलते पोटेंशियल पोजीशन आर का ग्राफ। 7 नंबर क्वेश्चन, अ वेरी थिन राउंड प्लेट ऑफ रेडियस आर carrying a uniform surface charge density sigma is located in vacuum। वैक्यूम दिया है, इसका मतलब ये हमको समझना है कि जो एयर का परमिबिलिटी होता है वही वैक्यूम का भी लेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल अलोंग द प्लेट एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर P पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। आपको याद होगा कि इससे पहले जो गिफ्ट बॉक्स था उस गिफ्ट बॉक्स में सर्कुलर प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फार्मूला हमने बताया था। हमने आपको यह भी समझाया था कि इस फार्मूला को समझना ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के नाते। इसका जो प्रूफ करने जा रहे हैं ये स्किल इंप्रूवमेंट के लिए है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा स्किल इंप्रूवमेंट हो, थोड़ा मैथमेटिक्स से लगाव है, मैथमेटिकल बातों को समझते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं के लिए ये डिस्कशन है। और जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डरने का आदत है वो चाहे तो यहाँ के बाद से अपनी पढ़ाई को बंद कर सकते हैं, आपको कभी कोई जरूरत पड़ने वाला नहीं है। ये प्रूफ 12th के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कंपटीशन में फॉर्मूला का यूज होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा डिस्कशन है, इसलिए जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे, समझ में तो आएगा, 100% गारंटेड है, बशर्ते कि आप कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर P पॉइंट हमने लिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए, सर्कुलर डिस्क में से एक रिंग को हम कट कर सकते हैं। इसमें से एक रिंग पहले हमने कट कर लिया, जिस रिंग का रेडियस स्मॉल लेटर r है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने रिंग के बारे में क्यों सोच लिया अचानक से। इसलिए कि रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता है, तो उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम यूज कर लें। अगर ये रिंग हम कट कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग कट कर रहे हैं तो चार्ज जो साइडेड रीजन है उसी में केवल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर ये पूरा चार्ज इस पर जो भी रहा होगा, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज परमिटिविटी दिया, तो जितना भी टोटल चार्ज है इसका एक छोटा सा पार्ट ही इस पर रिसाइड करेगा। तो इस चार्ज को हमने dq ले लिया, रिंग का रेडियस स्मॉल लेटर r है। अब देखिए, यहाँ से अगर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी x डिस्टेंस पर आप सोच लीजिए। जस्ट इसी के कंसीडरेशन को हमने यहाँ पर आगे बढ़ाया है। ये देखिए, तो ये रिंग r है और ये डिस्टेंस x पर है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड dE है। आपको याद होगा कि रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आपने पढ़ा था, K0 Q x y a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। K0 का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब जस्ट यहाँ पर रिंग के केस में यहाँ पर Q क्या था, चार्ज ऑफ द रिंग, लेकिन यहाँ पर रिंग पर चार्ज कितना है, dq। तो हमने क्या लिखा, K0 Q के जगह पर dq, और x एक्सियल डिस्टेंस होता था, तो यहाँ पर एक्सियल डिस्टेंस x है, यहाँ भी है। रेडियस वहां पर स्मॉल लेटर ए लिए थे, यहाँ पर रिंग का रेडियस स्मॉल लेटर r है। अब ये वैल्यू जब यहाँ पर आया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि dq का वैल्यू है क्या, dq हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए,
डी क्यूब इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता था तो स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये स्मॉल एरिया है कितना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखिए ये स्मॉल एरिया जो साइडेड एरिया है ना, यही स्मॉल एरिया दे रहे हैं डी ए। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो रिंग को आप ऐसे पकड़िए और ऐसे तोड़कर सीधा कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जस्ट लाइक आप ऐसे सोचिए, ये आपका ऐसे हो गया, रिंग को आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से जैसे इसका बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वॉच को हमने घड़ी को अपने हाथ से खोला है और ये ऐसे कर लिया। तो ये पहले रिंग के रूप में बना हुआ था ऐसे, जब मेरे हैंड पे रहा होगा तो क्या रहा होगा, रिंग की तरह। जब इसको मैंने ऐसे ओपन किया तो ये देखिए लेंथ वाला पोर्शन हो गया, ये लेंथ वाला पोर्शन हो गया और ये इसका थिकनेस हो गया। लेंथ को जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये रिंग को आपने जब ब्रेक किया तो ये सीधा रिंग ऐसे होगा, जब ये सर्कुलर फॉर्म में था तो ऐसे था, जब इसको आपने ब्रेक कर दिया तो सीधा ऐसे हो गया। अब ये 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा वही रिंग का लेंथ हो गया, और ये इसका डी आर थिकनेस हो गया, जो डी ए 2 पाई आर डी आर। अब यहाँ पर डी ए का वैल्यू जब निकल आया तो वही डी ए का वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप किया है, तो डी क्यू का वैल्यू निकल आया, ये डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दें। तब देखिए तो रिजल्ट क्या रहा, के नोट सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब यहाँ जो डी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इसको रीअरेंज जब करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। 2 मिनट का वक्त दिया आप लोग को इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन ये होगा, राइट साइड में वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर कर लिया, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब इतना बड़ा इंटीग्रेशन देखकर कुछ स्टूडेंट डर रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन देखेंगे बिल्कुल डर लगेगा, और ऐसे जो मेडिकल साइड के स्टूडेंट हैं, मैंने पहले ही कर दिया, इसे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप ना पढ़ें कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्किल इंप्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन जरूरी होता है, और जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इतने बड़े टर्म में इसका इंटीग्रेशन हम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये वाले टर्म को हमने जेड स्क्वायर पुट कर लिया। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए, 2r dr इक्वल टू 2z dz हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r dr, जेड स्क्वायर का 2z dz, मतलब r dr के बदले में z dz रख सकते हैं और इतने के बदले में हम जेड स्क्वायर रख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हमारा इंटीग्रेशन अब आसान हो जाएगा। अब देख लीजिए जेड dz आ गया, इसके बदले जेड स्क्वायर पावर 3/2 ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे, जेड का पावर -2 होगा और -2 + 1 नीचे आएगा तो -1/z होगा। जो स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जेड स्क्वायर है ऊपर ले जाएंगे, जेड का पावर -2 + 1 -2 + 1 सिंप्लीफाई करेंगे -1/z। अब यहाँ से जो रफ वर्क हमने आपको समझाया है इससे आप ये समझ गए। अब जेड हमने किसको कंसीडर किया था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर था, तो जेड में क्या रखेंगे? स्क्वायर रूट दिस वैल्यू। लिमिट 0 टू कैपिटल लेटर आर था, लिमिट 0 टू कैपिटल लेटर आर है। इस न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन समझना ही सबसे बड़े बहादुरी है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा। अब यहाँ से आगे आप बढ़िए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार कैपिटल लेटर आर रख दिया और एक बार 0 रख दिया, ये वैल्यू आया। फिर इसको आप रीअरेंज करेंगे या उससे पहले ये जो वैल्यू आया है इसको आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो E = k0 सिग्मा 2 पाई x, और इतने के बदले में ये टोटल वैल्यू को हमने प्लेस कर दिया। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसल आउट हो जाएगा, x यहाँ चला गया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखें जो पहले फार्मूला लिस्ट जो गिफ्ट बॉक्स हमने बनाया था वो गिफ्ट बॉक्स में ये फार्मूला दिया हुआ था, उसका प्रूफ फिनिश हो चुका है।
जो स्टूडेंट इसका प्रूफ समझ गए हैं अच्छे तरीके से, वो पोटेंशियल का प्रूफ भी कर सकते हैं।